हेलो स्टूडेंट्स। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि फ्रेज और क्लोज क्या होती हैं, ये एक दूसरे से किस तरह से अलग हैं। फिर मैंने आपको समझाया था कि फ्रेज और क्लोज भी एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर या पैटर्न को अरेंजमेंट को फॉलो करती हैं। इनका अपना एक मीनिंग हो सकता है, या यूं कहिए शब्दों का वो समूह जो कि मीनिंगफुल नहीं है, जिसका अपना कोई मीनिंग नहीं है, उसे फ्रेज या क्लोज कहा ही नहीं जा सकता। कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा मैंने आपको समझाया था कि अपने फंक्शन के आधार पर क्लोज भी, फ्रेज भी किसी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पीच में रह सकती है। ये हो गई पिछले लेक्चर की बातें। इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा कि क्यों कुछ वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। सोचिए क्या कहा मैंने। जितनी वर्ब हमारे पास अवेलेबल है, उन सभी वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता। एक्टिव पैसिव तो आपने पढ़े होंगे ना, लेकिन आपने कभी ये ध्यान नहीं दिया होगा, कभी ये ऑब्जर्व नहीं किया होगा कि सभी वर्ब का पैसिव वॉइस संभव नहीं है। एक्टिव वॉइस सभी वर्ब का बनाया जा सकता है, लेकिन पैसिव वॉइस सभी वर्ब का नहीं बनाया जा सकता, कुछ ही वर्ब का बनाया जा सकता है। तो ये कौन सी वर्ब है जिनका पैसिव नहीं बनाया जा सकता और क्यों नहीं बनाया जा सकता, इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको समझाने वाला हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, दे हैव बीन गॉन टू दिल्ली। अब देखो, ये जो वर्ब लिखी है ना, ये पैसिव में लिखी हुई है, पैसिव फॉर्म में है। पैसिव फॉर्म होती क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहां पर, शी wrote a letter। ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब है, ट्रांजिटिव नेचर की है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेगी। कहा है इसका ऑब्जेक्ट, ये लिखा, यही तो है व्हाट का रिप्लाई, या इसे ही तो कह सकते हैं ऑब्जेक्ट। इसी पे तो इसका इफेक्ट ट्रांसफर हुआ है, यानी कि शी रोट ए लेटर। लेटर इसका ऑब्जेक्ट है। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एक्टिव फॉर्म का मतलब क्या है, किसी वर्ब की एक्टिव फॉर्म का मतलब क्या है। देखो, एक्टिव फॉर्म का मतलब है कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखाओ, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव हो, यानी कि वो पार्टिसिपेट कर रहा हो, यानी कि वो डूअर हो। भाई, इस काम को किया किसने है, डूअर कौन है, शी ने ये काम किया है ना। इसको लिखने वाला या इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने वाली कौन है, शी तो है। इसका मतलब जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे क्या है, डूअर भी है। ये हो गई हमारी एक्टिव फॉर्म की बातें। अब मैं आपको इसका पैसिव कन्वर्ट करके बताता हूं। क्या करते हैं हम, जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहला चेंज लेके आते हैं हम ऑब्जेक्ट पर। ये हमारा हो गया चेंज नंबर 1। पहला चेंज लेके आते हैं हम ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट का क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देते हैं। तो हम क्या करेंगे यहां पर, अ लेटर। दूसरा चेंज लेके आते हैं हम इस ट्रांजिटिव वर्ब पर, इस मेन वर्ब पर। यहां पे क्या करते हैं, ये हो गया चेंज नंबर 2। यहां पर क्या चेंज लेके आते हैं हम, इसको बी प्लस वी थर्ड की फॉर्म में लिख देते हैं। जी हाँ, किसी भी पैसिव फॉर्म की या पैसिव वॉइस की, या यूं कहिए कि पैसिव वर्ब की पहचान ही यही है कि वो बी प्लस वी थर्ड की फॉर्म में होगी। अगर कोई भी वर्ब बी प्लस वी थर्ड की फॉर्म में लिखी है, तभी उसको पैसिव कहा जा सकता है। बी प्लस वी थर्ड की फॉर्म से क्या मतलब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का आपको पता है क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। बी क्या है, बी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। बी की कोई भी फॉर्म इस्तेमाल की जा सकती है, वाज वर भी यूज किया जा सकता है। हैज बीन, ये जो बी है ये भी तो बी की फॉर्म है।
है बीन हो सकता है, विल भी हो सकता है, या कोई भी मॉडल के साथ बी हो सकता है, मतलब बी जरूर होगी, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी। अब देखो, इसको पैसिव में चेंज करने के लिए जो हमारा दूसरा बदलाव है, जो दूसरा परिवर्तन है, चेंज है, वो है कि इस मेन वर्ब को हमें क्या करना है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लाना है। ये क्या थी, सेकंड फॉर्म थी ना भाई, पास्ट इंडेफिनिट में तो था ये, तो उस हिसाब से बी की क्या फॉर्म होनी चाहिए, वॉज, लिख दिया। रोट का क्या थर्ड फॉर्म होगा, रिटन। भाई यही तो करते हैं हम, ये हो गई बी की फॉर्म और ये हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंपल। ये हो गया हमारा चेंज नंबर 2। चेंज नंबर 3 लेके आते हैं हम यहां पर, ये है हमारा चेंज नंबर 3। इसका क्या करते हैं हम, चूंकि ये डूअर है तो इस डूअर को बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। बाय प्रीपोजिशन लिखी, अब इस बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना देंगे। यहां पर तो ये सब्जेक्ट था तो शी था, लेकिन यहां पर तो ये बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो अब ये शी थोड़ी रह सकता है, अब तो इसको ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। प्रोनाउन अपने केसेस को फॉलो करते हैं, अब इसको होना चाहिए हर। आपने नोटिस ना किया हो तो मैं बता दूं कि एक चीज है जो हमें पैसिव बनाते हुए करनी है, वो ये कि हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। और ऑब्जेक्ट हो सकता है सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का, सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब ही तो है जो अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है। और एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। मेरी बात समझिए आप, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट हो सकता है सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का, इसका मतलब ट्रांजिटिव वर्ब का ही तो पैसिव संभव है। अगर यहां कोई इंट्रांजिटिव वर्ब लिखी होती जिसका ऑब्जेक्ट ना होता, भाई इंट्रांजिटिव वर्ब का क्या मतलब है, इंट्रांजिटिव वर्ब का मैंने क्या मतलब बताया, इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेगी। तो जब ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो सब्जेक्ट बनाओगे किसे, इसका मतलब है कि सारी वर्ब्स में से सिर्फ वो वर्ब जो ट्रांजिटिव हो सकती हैं या ट्रांजिटिव हैं, केवल उन्हीं का पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है, क्योंकि उन्हीं के बाद ऑब्जेक्ट लिखा रहता है, जिस ऑब्जेक्ट को पैसिव बनाते हुए हमें सब्जेक्ट में बदलना होता है। अगर यहां इंट्रांजिटिव वर्ब लिखी होगी तो उसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो सब्जेक्ट बनाओगे किसे। तो यहां से हमें यह बात पता चली कि केवल और केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव बनाया जा सकता है, इंट्रांजिटिव वर्ब पैसिव फॉर्म में नहीं आती है। अब अगर कभी भी आपको किसी क्लोज टेस्ट में, एरर में या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में बहुत आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में जहां पे 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन लगाना होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब लिखेगा और पैसिव वॉइस में लिख देगा, तो उन ऑप्शंस को तो आप बिल्कुल देखते ही हटा देंगे जहां पे इंट्रांजिटिव वर्ब पैसिव फॉर्म में लगी होगी। पैसिव फॉर्म की पहचान क्या है, बी प्लस बी थर्ड। तो आपको क्या लगता है, ये जो लिखा है मैंने, ये जो आइटम लिखा है मैंने इस जगह पे, ये क्या लिखा है मैंने, बी प्लस बी थर्ड, इसी तो कहते हैं। जब ये बी प्लस बी थर्ड है तो आपको पता है कि ये पैसिव है। अब आपको ये भी पता है कि ये जो गो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है भैया। अगर गो इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट थोड़ी आता है कोई, जब ऑब्जेक्ट नहीं आता तो आपने इसका पैसिव कैसे बना दिया। इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनाया जा सकता भैया, क्योंकि उनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है। जब उनके बाद ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो पैसिव बनाते हुए सब्जेक्ट बनाओगे किसे, केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए वो पैसिव भी बन जाती है। तो जब आपको पता है कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, बाय नेचर बाय मीनिंग ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो आपने इसको पैसिव में कैसे लिख दिया, इसका मतलब बीन यहां पर नहीं होना चाहिए। गोन तो चलो ठीक हो गया क्योंकि हैव लगा था, अब ये सही होगी। यानी कि कुछ ही वर्ब है, केवल ट्रांजिटिव वर्ब ही है जिनको पैसिव में बनाया जा सकता है। एक एग्जांपल से और समझिए बात को। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई हैव इनवाइटेड ऑल माई
relatives for my wedding ceremony। ठीक है, अब देखो इसको पहले इंटरप्रेट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कौन सा वर्ड किस पार्ट ऑफ स्पीच में है। उसके लिए इन वर्ड्स के फंक्शन देख लेते हैं। आई क्या है? आई प्रोनाउन है। प्रोनाउन या तो सब्जेक्ट हो सकता है या ऑब्जेक्ट हो सकता है। ऑब्जेक्ट यहाँ होगा नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर होता तो या तो ट्रांजिटिव वर्ब का होता या प्रीपोजिशन का होता। मतलब इससे पहले या तो ट्रांजिटिव वर्ब आती या प्रीपोजिशन आती। लिखी है क्या कोई ट्रांजिटिव वर्ब, कोई प्रीपोजिशन नहीं लिखी, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट होने का चांस ही खत्म। अब ये है सब्जेक्ट, ठीक है। अब ये देखो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, मेन वर्ब भी। यहां ये हेल्पिंग वर्ब की भूमिका में है, हेल्पिंग वर्ब के फंक्शन में है, क्योंकि आगे इसके बाद मेन वर्ब लिखी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है। ठीक है, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब है। आई के साथ हैव आ गया, सही है। अब ये मेन वर्ब ट्रांजिटिव भी हो सकती है, इंट्रांजिटिव भी हो सकती है। ट्रांजिटिव होगी तो अपने बाद क्या लेगी? ऑब्जेक्ट लेगी। ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही बन पाते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो ऑब्जेक्ट लेगी, ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है। क्या इसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आ रहा है? क्या इनवाइटेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत है? व्हाट या हुम के रिप्लाई की जरूरत है? बिल्कुल है। अरे इनवाइट किया तो किसी को तो किया, तो जिसको इनवाइट किया कहां है वो? ये रहो, ये एक्चुअली में हुम का रिप्लाई है। अब इसी को कहते हैं फ्रेज। अब देखो ये तो हो गया नाउन, प्लूरल है, एस लगा हुआ है। ये हो गया डिटर्मिनर और ये हो गया एक दूसरा डिटर्मिनर। अब इसे आप नाउन कहोगे, डिटर्मिनर कहोगे या क्या कहोगे? एक्चुअली में इसका इसका जो ये जो पूरी फ्रेज है, इसका जो मेन वर्ड है या ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखा हुआ है या शब्दों का समूह लिखा हुआ है, इसका जो मेन वर्ड है वो तो नाउन है ना। माई इसके लिए आया है, ऑल भी इसके लिए आया है, तो मेन वर्ड तो नाउन है ना, इसका मतलब ये नाउन के फंक्शन में होगा, यानी कि ये क्या है? नाउन फ्रेज है। अब ट्रांजिटिव वर्ब है, अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी और वो नाउन फ्रेज हो सकता है, तो हो तो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नाउन फ्रेज हो गई। आगे लिखा है फॉर एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन भी अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, क्योंकि प्रीपोजिशन सेंटेंस में लगाई जाती है किसी नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस में या सेंटेंस के किसी भाग से जोड़ने के लिए। तो जिस नाउन या प्रोनाउन को प्रीपोजिशन सेंटेंस के किसी भाग से जोड़ रही है, उस नाउन प्रोनाउन को ही तो उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहेंगे। यानी कि ये प्रीपोजिशन है तो इसके बाद क्या आ गया? इसका ऑब्जेक्ट आ गया। ये देखो नाउन हो गया, वेडिंग एडजेक्टिव हो गया, ये हो गया डिटर्मिनर। अब इसको क्या कहोगे आप? इसको आप नाउन कहोगे, एडजेक्टिव कहोगे या डिटर्मिनर कहोगे? देख लेते हैं ना इसका मेन वर्ड क्या है, इसका फंक्शन क्या है। पहली बात तो इसका फंक्शन तय हो गया यहां से, ये प्रीपोजिशन है और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ये नाउन फ्रेज ही होगी, लेकिन हो सकता है एग्जामिनर ने गलत लिखा हुआ हो यहाँ पे, तो चलो देख लेते हैं ना क्या है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेरेमनी नाउन, और ये जो वेडिंग है ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आया है। भैया कोई भी वर्ड इंग्लिश में, पूरी इंग्लिश ग्रामर में कोई भी वर्ड, कोई भी फ्रेज, कोई भी क्लोज नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आती है तो उसे एडजेक्टिव कहा जाता है। एडजेक्टिव की डेफिनेशन ये है कि वो जो नाउन की विशेषता बताए, नाउन को मॉडिफाई करे, वो एडजेक्टिव। अब ये एडजेक्टिव, ये डिटर्मिनर हो गया, ये भी नाउन के लिए आया। ये दोनों वर्ड तो नाउन के लिए ही आए हैं, तो मेन वर्ड तो नाउन है ना, तो इसकी ये हो गई नाउन फ्रेज। इस तरह से अगर हमने सेंटेंस को 100-200 सेंटेंस को इंटरप्रेट कर लिया, इस तरह से हम स्ट्रक्चर को समझना सीख गए, इंग्लिश यहीं पे आपकी खत्म। इतना आपको करना है। अब देखो ये है ट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, कहां है ये ऑब्जेक्ट? अब इसको पैसिव में बना सकते हैं ना, क्योंकि इसके पास ऑब्जेक्ट है। तो ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव इसलिए बनाया जा सकता है क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब का
ऑब्जेक्ट होता है, और इन्हीं ऑब्जेक्ट को तो हमें सब्जेक्ट बनाना होता है। तो अगर इसका पैसिव बनाएंगे तो एक्टिव फॉर्म में है, अगर इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, ऑल माई रिलेटिव्स हैव बीन इनवाइटेड लिखेंगे ना, बीन इनवाइटेड। मैंने क्या बताया, पहला चेंज लाना है हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है, दूसरा चेंज हमें लाना है जो मेन वर्ब है हमारी उसको बी प्लस वी थर्ड की फॉर्म में लिख देना है। हेल्पिंग वर्ब वही यूज की जो पहले थी, टेंस चेंज नहीं करना होता, ठीक है। फॉर माई वेडिंग सेरेमनी बाय मी। मेरे कहने का मतलब यह है कि किसी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा रहता है और उस ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना होता है एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त। इसका मतलब है कि पैसिव बनाने के लिए हमारे पास जरूरी हो कि ऑब्जेक्ट हो, और ऑब्जेक्ट होने के लिए यह जरूरी है कि वर्ब ट्रांजिटिव हो। तो केवल और केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस संभव है। अगर कोई इंट्रांजिटिव वर्ब लिखी होगी तो उसका पैसिव नहीं बनाया जा सकता। देखो एग्जांपल से, मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहां पर, द कार वॉज अराइव्ड लेट। कार नाउन है, द हो गया आर्टिकल या डिटरमिनर। अब आगे से मैं एक ही चीज लिखूंगा, आर्टिकल डिटरमिनर के पार्ट होते हैं मेरे हिसाब से, तो सबके हिसाब से। ये क्या है, नाउन फ्रेज है ना, ये इसके लिए आया है या कार इसके लिए आई है, नाउन फ्रेज है। अब अगर नाउन फ्रेज है तो सब्जेक्ट होगी या ऑब्जेक्ट होगी। ऑब्जेक्ट हो नहीं सकती, कोई ट्रांजिटिव वर्ब कोई प्रीपोजिशन नहीं लिखा, सब्जेक्ट ही हो सकती है। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पर लिखी हुई है। लेकिन आपको पता है कि जो अराइव है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, वो इंट्रांजिटिव नेचर की है। अगर वो इंट्रांजिटिव नेचर की है तो क्या वो पैसिव फॉर्म में आ सकती है, बिल्कुल नहीं आ सकती। यानी कि यहां पर जो वाज लिखा हुआ है ये हमें हटाना पड़ेगा। लेट आगे क्या लिखा है, लेट लिखा है एडवर्ब ऑफ टाइम, वो ऐसे रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब पैसिव फॉर्म में नहीं आ सकती। अराइव इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है पैसिव बन गया, क्या दिक्कत है, सही है, मीनिंगफुल है। अगर आपको लग रहा है कि ये पैसिव वॉइस, ये जो पैसिव लिखा हुआ था, अगर आपको लग रहा है कि ये जो पैसिव लिखा हुआ था वॉज अराइव्ड ये सही था, तो इसका एक्टिव बना के देख लो ना। अगर पैसिव सही था तो एक्टिव भी सही होगा, तो इसका एक्टिव बना के देखना जरा, इसका एक्टिव बना के देखना। यानी कि ये अराइव का जो सब्जेक्ट है द कार, एक्टिव फॉर्म में, एक्टिव वर्ब की फॉर्म में, एक्टिव वॉइस में ये इसका ऑब्जेक्ट रहा होगा। यानी कि अराइव्ड यहां लिखा रहा होगा और इसके बाद लिखा रहा होगा कार, और यहाँ पे चलो सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। क्या ये संभव है अराइव के केस में, जब वो इंट्रांजिटिव वर्ब है तो वो अपना ऑब्जेक्ट ले ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं ले सकती तो उसको सब्जेक्ट कैसे बना दिया होगा पैसिव में। इट मींस इंट्रांजिटिव वर्ब कहीं पे भी दिख जाए बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तुरंत उसको काट दो, वो पैसिव में आ ही नहीं सकती है। एक सेंटेंस और है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो और समझिए। ये लिखा मैंने, द गर्ल इज संग, सिंग की थर्ड फॉर्म। एक सेंटेंस लिखा मैंने, द सॉन्ग इज संग, ठीक है, बाई समवन या कुछ भी लगा लो यहां पे। अब देखो सेंटेंस को अगर आप देखोगे तो ये तो हो गया नाउन, ये हो गया आर्टिकल, ये नाउन फ्रेज कही जा सकती है, नाउन फ्रेज ही है, कही क्या जा सकती है, मतलब ये सब्जेक्ट है। अब यहां पर क्या लग रहा है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब है पैसिव। कहीं पे भी आपको बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए इसका मतलब है पैसिव। आप इस सेंटेंस को देखिए, ये नाउन, ये आर्टिकल,
नाउन फ्रेज कहूंगा मैं इसे। नाउन फ्रेज है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकती है, यहां पर केवल सब्जेक्ट होगी, ऑब्जेक्ट का कोई स्कोप नहीं है। आगे चलते हैं। फिर लिखिए बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जहां भी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए वहां पर ये पैसिव होगी। आप बता सकते हैं कि कौन सा वाला सेंटेंस सही है? सबको अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करने पर यह पता लग रहा होगा कि पहले वाला सेंटेंस बिल्कुल गलत है और ये वाला सही है। और जिनको पता नहीं लग रहा उनको मैं बता दूं ऐसा हो क्यों रहा है। भाई वर्ब तो एक ही है, यहां पर ये क्यों गलत है, यहां पर ये क्यों सही है? वो इसलिए कि जो सिंग है वो एम्बी ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। एम्बी ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, यानी कि वो ट्रांजिटिव भी हो सकती है, इंट्रांजिटिव भी हो सकती है। लेकिन वो ट्रांजिटिव होती है, सिंग ट्रांजिटिव होती है केवल उस ऑब्जेक्ट के लिए जो ऑब्जेक्ट थिंग हो। भाई कोई सॉन्ग हो, कोई पोयम हो, कोई कव्वाली हो, उसी के लिए तो ये ट्रांजिटिव हो सकती है। क्या सिंग ट्रांजिटिव हो सकती है उस ऑब्जेक्ट के लिए जो कि पर्सन हो? क्या इसके बाद मी आ सकता है, हर आ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं आ सकता। इसका मतलब सिंग यहां पे इंट्रांजिटिव है। समझ रहे हो ना? अगर आप इस पैसिव को सही करने की कोशिश करेंगे तो इसको एक्टिव कंसीडर कीजिए, एक्टिव अज्यूम कीजिए। अगर ये पैसिव सही है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होगी, तो इसका ऑब्जेक्ट कौन होगा एक्टिव फॉर्म में? गर्ल। क्या आप लड़की को गा सकते हो क्या? नहीं ना, लड़की गा सकती है। कहने का मतलब यह है कि यहां पर ट्रांजिटिव थी केवल सॉन्ग के लिए, तो सॉन्ग के लिए उसका पैसिव भी बन गया, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के लिए तो वो इंट्रांजिटिव थी, तो यहां पर तो पैसिव संभव नहीं है, तो इसको एक्टिव में बनाना पड़ेगा। द गर्ल सैंग कर दो, सिंग्स कर दो, कुछ भी कर दो, फिलहाल पैसिव में नहीं आ सकती। तो इस तरह की नेचर की वर्ब भी आपको मिलेंगी जो एम्बी ट्रांजिटिव होती है। मतलब किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, किसी विशेष कैटेगरी के लिए वो ट्रांजिटिव होती है और बाकी दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए वो इंट्रांजिटिव हो सकती है। तो जिनके लिए वो ट्रांजिटिव हो सकती हैं उनके लिए वो पैसिव फॉर्म में भी आ सकती हैं, जिनके लिए वो इंट्रांजिटिव होगी उनके लिए वो पैसिव फॉर्म में नहीं आएंगे। तो आज के बाद आप ये समझ लें कि कहीं भी ग्रामर में किसी भी सेंटेंस में, किसी भी स्ट्रक्चर में, चाहे वो क्लोज टेस्ट का हो, चाहे वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में बहुत आते हैं ये, और क्लोज टेस्ट में भी दिया रहता है कि 4 ऑप्शन में से 2 या 3 ऑप्शन वो आपको पैसिव फॉर्म के दे देगा। तो जैसे ही आपको पता चले कि इंट्रांजिटिव वर्ब है और इसका पैसिव फॉर्म बन रहा है तो वो ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से चीजों को समझते हुए चलिए, आप अच्छा सीख रहे हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मुझे पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। थैंक यू।